नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और अगले 1 घंटे में बात करेंगे तमाम ताजा तरीन और महत्वपूर्ण खबरों की। तेज हुई बालासोर रेल हादसे की जांच, अब सीबीआई भी जांच में जुटी है। इस खबर पर विशेष जानकारी देंगे। साथ ही बात करेंगे बिहार में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने के बाद की सियासत पर। बीजेपी ने नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों को घेरा है। इस विषय पर विस्तार से बात करेंगे। एनसीबी ने बड़े ड्रग रैकेट का भंडाफोड़ किया है तो एनआईए ने भी की है आतंकी फंडिंग पर बड़ी कार्रवाई। G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इससे जुड़ी खबर भी हम आपको दिखाएंगे। तो वहीं कल से लंदन में टेस्ट मैच का बेस्ट बनने के लिए शुरू होगा घमासान। अगले 1 घंटे में होगी देश दुनिया की हर जरूरी खबर। दिखाएंगे अर्थ जगत से भी जुड़ी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। बालासोर रेल हादसे की सीबीआई जांच शुरू। एफआईआर दर्ज करके हादसे के कारणों की जांच में जुटे अधिकारी, कमिश्नर रेल सुरक्षा और सीबीआई अलग अलग कर रहे हैं जांच। हादसे में मरने वालों की संख्या पहुंची 288। 205 शवों की हुई पहचान, 83 शवों की पहचान अब भी बाकी। बिहार में पुल गिरने का मामला पहुंचा हाईकोर्ट। जनहित याचिका में स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक जांच कराने की मांग। बीजेपी का नीतीश सरकार पर हमला, कहा सीएम और डिप्टी सीएम के बयान में विरोधाभास क्यों। रविशंकर प्रसाद ने कहा 1700 करोड़ रुपए का पुल गिरा, इतने में बना सकते थे 2 संसद भवन। तेजस्वी ने दिया कार्रवाई का भरोसा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के साथ द्विपक्षीय बातचीत में क्षेत्रीय और साझा प्राथमिकताओं पर चर्चा की। रक्षा औद्योगिक साझेदारी में संबंधों को बढ़ाने पर सहमति। राजनाथ सिंह ने यूपी और तमिलनाडु के रक्षा गलियारों में जर्मनी को निवेश का दिया न्योता। एनसीबी ने दिल्ली में ड्रग तस्करी के बड़े रैकेट का किया भंडाफोड़। 6 गिरफ्तार, पकड़ी एलएसडी ड्रग की अब तक की सबसे बड़ी खेप। गृह मंत्री अमित शाह ने की कार्रवाई की तारीफ, कहा नरेंद्र मोदी के ड्रग मुक्त भारत के विजन को साकार करने की दिशा में एजेंसी ने की बड़ी कार्रवाई। आतंकी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स की फंडिंग करने वालों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पंजाब और हरियाणा में कई जगहों पर छापेमारी, अलग अलग स्थानों पर भारी मात्रा में दस्तावेज बरामद। फंड जुटाने के अलावा सीमा पार से हथियारों की तस्करी की साजिश में शामिल लोगों पर छापे। मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार के मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा ग्राम पंचायतों तक सीधे पहुंच रहा है पैसा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने कहा समाज के तमाम वर्गों और दिव्यांग जनों के कल्याण के लिए उठाए गए कदम। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटी सेना का बड़ा बयान, कहा घाटी की स्थिति अब अच्छी, नियंत्रण रेखा सहित दोनों ओर घाटी में हालात सामान्य। इस वर्ष घुसपैठ की घटना नहीं, साल के बाकी दिनों में भी घुसपैठ को ना होने देने के लिए उठाए जा रहे हैं कदम। और द ओवल में कल से शुरू होगा टेस्ट का बेस्ट बनने का घमासान। लगातार दूसरी बार WTC के फाइनल में पहुंची टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा बोले जो करेगा प्रेशर को अच्छे से हैंडल, जीत होगी उसी के नाम। तो न्यूज नाइट में सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा के बालासोर में हुई रेल हादसे की जांच की बात करते हैं, जिसको अब तेज कर दिया गया है और इस काम में अब सीबीआई भी जुट गई है। कमिश्नर रेल सुरक्षा और सीबीआई अलग अलग स्थानों पर अपना काम कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं।
रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावनाओं से इनकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए हैं। ओडिशा के बालासोर में हुए रेल हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए लगातार जांच का काम जारी है। कमिश्नर रेल सुरक्षा तो मामले की जांच कर रही हैं। अब मामले की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। मंगलवार सुबह सीबीआई की टीम दुर्घटना स्थल पर पहुंची। सीबीआई ने घटनास्थल का दौरा किया और तमाम अहम जानकारियां हासिल की। सीबीआई ने हादसे में एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने बालासोर रेल हादसे मामले में एक एफआईआर आईपीसी की धारा 337, 338, 304A, 34, 153, 154, 175 रेलवे एक्ट सेक्शन में दर्ज की है। रेलवे बोर्ड ने रविवार को सीबीआई की जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई जांच कर बताएगी कि आखिर दुर्घटना की असली वजह क्या थी। कमिश्नर रेल सुरक्षा और सीबीआई अलग अलग स्थानों पर अपना काम कर रहे हैं और साक्ष्य एकत्रित कर रहे हैं। सीबीआई की टीम अपना ज़्यादा डिटेल्स डिस्क्लोज नहीं करती है। दे वर्क डिस्क्रीटली, तो दे आर डूइंग देयर वर्क, दे वर्क साइलेंटली और वो अपना काम कर रहे हैं। अलग अलग लोकेशंस पे लोग हैं जहाँ सीआरएस सीबीआई सब लोग काम कर रहे हैं। दे आर कलेक्टिंग एविडेंसेस। इसमें कोई इशू नहीं है, दोनों कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। दोनों एक दूसरे का जो भी हेल्प है वो भी किया जा रहा है। रेलवे से भी जो असिस्टेंस है वो दिया जा रहा है प्रॉपर। जो भी चीज़ उनको चाहिए, जैसे उन्होंने कहा था कि एविडेंसेस को सिक्योर करने के लिए, तो भी आप देख रहे होंगे कोचेस को हमने सिक्योर करके रखा है। रेलवे ने ओडिशा ट्रेन हादसे में ड्राइवर की गलती और सिस्टम की खराबी की संभावना से इनकार करते हुए संभावित तोड़फोड़ और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम से छेड़छाड़ के संकेत दिए हैं। रेलवे ने लोको पायलट की कथित मौत के सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावे को भ्रामक बताया और लोगों को अफवाहों से दूर रहने की सलाह दी है। उधर हादसे के बाद से ही लगातार घटनास्थल पर सक्रिय रही एनडीआरएफ ने कहा कि उसने ओडीआरएफ के साथ मिलकर ऑपरेशन चलाया और अब रेलवे ट्रैक भी पूरी तरह सक्रिय हो गया है। बालासोर में हमारी एक आरआरसी है, तो एक टीम वहाँ हमेशा रहती है। तो इतला मिलते ही वो 10 मिनट के अंदर रवाना हुई और 1 घंटा 15 मिनट के अंदर वो स्थल पे पहुंच गई थी पहली टीम। फिर हमने 8 टीमें और रवाना की, 9 टीमें, ताकि हम वहाँ एक पर्याप्त से अधिक मात्रा में उपस्थित रहे। रिजर्व हमने कहीं और रखने की बजाय वहीं पैक कर दिया ताकि वहाँ मैन पावर की इक्विपमेंट की शॉर्टेज ना हो। ऑपरेशन खत्म हो चुका है, रेलवे ट्रैक्स भी सक्रिय हो गए हैं काफ़ी हद तक। सर्च उसकी बहुत बार हो गई है, तो जितने भी विक्टिम्स उनको वहाँ से निकाल लिया गया है। उधर घटना में जिंदा बचे लोग अब भी भगवान का शुक्र मना रहे हैं और उस घटना की यादों को भूलने की कोशिश कर रहे हैं। हादसे के बाद से ही फंसे लोगों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हादसे में बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग शामिल हैं। बालासोर दुर्घटना के तुरंत बाद ही हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। यहां पश्चिम बंगाल से आने वाले सभी लोगों की हर तरह से सहायता की जा रही है। Immediately, help desks have been set up at all the places. This is our main help desk at AIIMS Bhubaneswar. All the people who are coming from West Bengal, be it any language communication gap, be any administrative inconvenience with respect to railway authorities, local administration, with respect to DNA test also. So we are there to help them out. रेल हादसे के 4 दिन बाद भी 1 शव ऐसे हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो पाई है। इन शवों को 6 अलग अलग अस्पतालों में रखा गया है। ओडिशा के विभिन्न अस्पतालों में अभी भी लगभग 200 लोगों का इलाज चल रहा है। 288 जो मृतक हैं उनमें से 205 बॉडी अभी तक आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनका बॉडी ट्रांसफर कर दिया गया है और अभी 83 बैलेंस बॉडीज है जो आइडेंटिफिकेशन नहीं हुए अभी तक, वो प्रोसेस चालू है। होपफुली काल तक ये स्थिति में और भी सुधार आएगी और बड़ी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। दुर्घटना वाले दिन लगभग 1100 लोग घायल हुए थे, जिसमें लगभग 900 लोगों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। अस्पताल में भर्ती मरीजों ने हादसे से संबंधित अपनी आप बीती साझा की। एक जन लड़का बोले हम लोग का मिसिंग है, कहाँ है कोई ढूंढ नहीं पा रहा है, किसी को पता नहीं चला। मेरे को उसका नाम भी नहीं पता, लेकिन ये लोग बोले हम लोग की टीम में था। उल्टे के बाद में जो एक्सीडेंट हुआ वो थोड़ा आग में आने से कैसे गाड़ी चल रही हो मालूम नहीं है, क्यों गाड़ी का ऐसा बेड़ है, जनरल का ऐसा बेड़ है, उनमें थोड़ा आवाज़ सुनना है, ठंग करके आवाज़ सुनना है। आवाज़ सुनने के बाद गाड़ी पलटी हुआ। गायब है, लेकिन कौन गायब है पता नहीं मुझे तो। बालेसर से चेन्नई।
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मंगलवार को कटक के मेडिकल कॉलेज पहुंची और वहां पर इलाज करा रहे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल के रहने वाले 103 लोगों के शवों की पहचान हो गई है और जबकि 97 लोगों का इलाज चल रहा है। ओडिशा रेल हादसे में लापता लोगों के परिजनों के लिए रेलवे ने 3 लिंक तैयार किए हैं। इन लिंक में मृतक की तस्वीरें और तमाम अस्पतालों की भर्ती यात्रियों की लिस्ट दी गई है। इन ऑनलाइन लिंक के जरिए परिजन अपने परिवार के सदस्यों का पता लगा सकते हैं। इनमें उन शवों की जानकारी भी दी गई है जिनकी पहचान नहीं हो पाई है। मृतक की तस्वीरों का लिंक rcodisha.nic.in/photos है। रेलवे की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जो 24 घंटे काम करेगा। रेल दुर्घटना में प्रभावित यात्रियों के परिवारों रिश्तेदारों के लिए हेल्पलाइन नंबर 139 काम कर रहा है। बालासोर से अभिषेक सिंह और दिल्ली से नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस जो रेल दुर्घटना हुई इसकी जांच की जा रही है और खास तौर पर इसके लिए यह कहा जा रहा है कि जो रेलवे की सुरक्षा संरक्षा है उससे सरकार ने और रेलवे ने कोई भी कोताही उसमें नहीं बरती है, बल्कि पिछले 9 वर्षों में बात की जाए तो रेलवे सुरक्षा और संरक्षा के लिए यह सरकार और पूरा रेलवे तंत्र जो है वो प्रतिबद्ध रहा है। किस तरह से इसमें धन का आवंटन हुआ है, किस तरह से इसमें अधिक से अधिक पैसे और दिए गए हैं, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष का गठन किया गया 2017 में और इसके साथ ही इस स्थापना के साथ में एक विशेष फंड बनाया गया ताकि जो रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा है उसको सुनिश्चित किया जा सके। 2017 में राष्ट्रीय रेल संरक्षा कोष यानी RRSK की स्थापना की गई। ये इसके पहले यानी कि यूपीए गवर्नमेंट में नहीं थी, 2017 में इसकी स्थापना की गई और जो 2017-18 से 5 वर्षों की अवधि में उपयोग करने के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की एक फंड की जो है वो सीमा तय की गई कि इसके तहत अगले 5 वर्षों में 1 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा सकेंगे। 2017 से 18 से 2021-22 के दौरान रेलवे ने RRS के कार्यों पर 1 लाख करोड़ रुपए खर्च भी किए, यानी कि पिछले जो 5 वर्ष रहे उसमें 2017 से लेकर के 22 तक 1 लाख रुपए खर्च किए। फरवरी 2022 में केंद्र सरकार ने 2022-23 से RRSK को और 5 साल के लिए बढ़ा दिया, यानी कि ये जो पूरा फंड का सिस्टम था इसको 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। यहां पर यह बात समझने की जरूरत है कि ये जो RRSK है, जो राष्ट्रीय रेलवे सुरक्षा का के लिए जो फंड बनाया गया है, ये पहली बार इसका गठन किया गया था और इसके पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था। तो रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को लेकर के जो सरकार की प्रतिबद्धता है उसको साफ तौर पर समझा जा सकता है। उसके बाद यहां पर यह भी बता देना जरूरी होगा कि जो तमाम दूसरे जो राजनीतिक दल हैं जो प्रश्न उठाते रहे हैं कि रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा पर पैसे कम खर्च हुए हैं, वो इससे आप आराम से देख करके पता लगा सकते हैं कि बीते 9 वर्षों में 8,26,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं और जो 2005 से 2014 की अगर अवधि की बात की जाए तो इसमें केवल 1,64,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, यानी कि पिछले 9 वर्षों में 5 गुना अधिक है ये आंकड़ा जो पिछले एनडीए गवर्नमेंट ने खर्च किया है। अगर यूपीए सरकार से उसकी तुलना करें 9 वर्षों में 1,64,000 करोड़ रुपए खर्च किए 2005 से 2014 तक और 2014 के बाद से अब तक अगर देखा जाए तो 8,26,000 करोड़ रुपए टोटलिटी में खर्च किए गए हैं। तो इस बात को यह भी समझने की जरूरत है कि तमाम राजनीतिक दल जब यह कहते हैं कि पैसे कम खर्च किए गए हैं तो जो कैग की रिपोर्ट है उसको सेक्शंस में देखने की जरूरत नहीं है बल्कि उसको टोटलिटी में देखने की जरूरत है। इसको समझ सकते हैं कि अगर पटरी नवीनीकरण की बात की जाए, जो रिन्यूअल ऑफ ट्रैक्स थी, तो उसकी बात करें तो 2004-05 से 2013-14 तक 47,039 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। 47,039 करोड़ रुपए खर्च किए गए 2004-05 से 2013-14 तक और 2014-15 से 2023-24 तक का जो फंड है वो 1,09,023 करोड़ रुपए है, यानी कि ये 2 गुने से भी ज्यादा, 47 का 2 गुना हो गया 94 और 109। आप समझ सकते हैं कि ये 2 गुने से भी ज्यादा है। तो इसको यह भी समझने की जरूरत है कि पटरी नवीनीकरण की बात हो, रेलवे सुरक्षा संरक्षा से जुड़े हुए जो भी तंत्र है उस पर लगातार जो धन का आवंटन है वो बढ़ता ही रहा है। अब देखेंगे कि साल दर साल किस तरह से इसमें जो पटरी के नवीनीकरण के लिए जो आवंटन है वो बढ़ता गया। अगर हम 2017-18 की बात करें तो 8,884 करोड़ रुपए खर्च किए गए, वहीं 2020-21 में 8,884 करोड़ रुपए से बढ़कर
13,522 करोड़ रुपए ये धनराशि हो गई और 2021-22 में ये और अधिक बढ़ गई और बढ़ करके 16,558 करोड़ रुपए पहुंच गई। 16,858 करोड़ रुपए, तो 8,484 करोड़ रुपए से शुरू हुई और 16,558 करोड़ रुपए पहुंच गई, यानी कि 3 वर्षों में या ये कहा जाए कि 5 वर्षों में ये दोगुने के करीब पहुंच गई। इसी तरह से जो सुरक्षा की बात कही जाए कि किस तरह से मानकों के तहत सुरक्षा की बात कही, तो 2004-5 से 2013-14 तक कुल जो सुरक्षा पर खर्च किए गए सुरक्षा संबंधी कार्य में, यानी कि इसमें आरओबीज है, रेल ओवर ब्रिजेस है, जो अंडरपासेस हैं, जो ट्रैक्स हैं, जो सिग्नलिंग सिस्टम है, वो सुरक्षा से संबंधित कार्य हैं, उसके लिए 70,274 करोड़ रुपए खर्च हुए 2004-5 से 2013-14 के दरमियान यूपीए सरकार में। और अगर 2014-15 से 2023-24 की बात करें तो 1,78,012 करोड़ रुपए खर्च हुए, यानी कि 2.5 गुना करीब ये खर्च उससे ज्यादा है। तो यह कहना कि खर्च कम किया गया है यह निश्चित तौर पर गलत होगा। फिर भी हम एक बार आपको बता दें कि सुरक्षा संबंधी कार्यों की जब हम बात करते हैं तो सुरक्षा संबंधी कार्यों में नवीनीकरण, जो पटरी है उसकी नवीनीकरण, जो पुल का निर्माण है या फिर जो क्रॉसिंग्स हैं, इसमें लेवल क्रॉसिंग्स हैं, रेल ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिज है और सिग्नलिंग का कार्य शामिल है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से लगातार इसका जो धन आवंटन है वो बढ़ाया गया है, और न सिर्फ बढ़ाया गया है बल्कि सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की है। और इस प्रतिबद्धता को इस हिसाब से भी समझा जा सकता है कि आखिर किस तरह से एक नया फंड बनाया गया और उस फंड के तहत लगातार कार्य करने की कोशिश की गई। एक बार 5 वर्ष के लिए उसको 1 लाख करोड़ रुपए का उसमें बजट आवंटित किया गया और उसके बाद 1 लाख करोड़ रुपए को फिर अगले 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया। यानी लगातार सरकार प्रतिबद्ध रही है उस फंड को और बढ़ाने के लिए, रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए। तो यह कहना कि रेलवे की सुरक्षा और संरक्षा पर, उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी पर जो धन है वो कम खर्च हुआ है, उस कैग की रिपोर्ट की आंशिक रिपोर्टिंग करनी जैसी हुई, क्योंकि जब आप 1 वर्ष की रिपोर्टिंग करेंगे तो वो आंकड़ा सामने आपके पास नहीं आ पाएगा। 5 वर्ष में 1 लाख करोड़, तो आप अगर उसको 1 वर्ष में पकड़ेंगे तो कहीं 20,000 करोड़ के आसपास आएगा, जिसको आप उस तरह से नहीं समझ पाएंगे। तो इन आंकड़ों की बाजीगरी को भी समझिएगा कि जो तमाम विपक्ष और जो तमाम दूसरे राजनीतिक दल इसको यह कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो आंकड़ा है वो कम हुआ है, दरअसल आंकड़ा कम नहीं हुआ है, बल्कि ओवरऑल जो अगर खर्च का आंकड़ा देखा जाए सुरक्षा और संरक्षा का, तो वो यूपीए सरकार से इन वर्षों में, 9 वर्षों में पिछले 5 गुना बढ़ा है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारत और जर्मनी ने रक्षा सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता एक बार फिर से दोहराई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और जर्मनी के रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस के बीच नई दिल्ली में बैठक हुई और इसमें दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों और साझा प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया। जर्मनी और भारत के रक्षा मंत्री ने जहां एक ओर रक्षा सहयोग संबंधों पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की चर्चा की, तो वहीं दूसरी ओर रक्षा औद्योगिक साझेदारी में संबंधों को बढ़ाने को लेकर बातचीत की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में विकसित किए जा रहे रक्षा औद्योगिक गलियारे में निवेश के अवसरों की जानकारी दी। वहीं उन्होंने कहा कि भारत रक्षा उद्योग जर्मन रक्षा उद्योग की आपूर्ति श्रृंखलाओं में भागीदार बन सकता है। राजनाथ सिंह ने एक ट्वीट में लिखा कि जर्मनी के रक्षा मंत्री के साथ सार्थक बातचीत हुई। योग के प्रति उनका जुनून सराहनीय है। हमने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की और अपनी प्राथमिकताओं को साझा किया। भारत जर्मनी के बीच रक्षा सहयोग को और भी मजबूती देने के लिए हम दोनों ही सहमत हैं। राजनाथ सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और जर्मनी साझा लक्ष्यों और शक्ति की पूरकता के बारे में अधिक परस्पर लाभकारी संबंध स्थापित कर सकते हैं, जिनमें भारत से कुशल कार्यबल और प्रतियोगी लागत तथा जर्मनी से उच्च प्रौद्योगिकियां और निवेश शामिल है। इससे पहले पिस्टोरियस ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने भारतीय सैनिकों के शौर्य और वीरता की जानकारी ली। वहीं द्विपक्षीय मुलाकात के बाद जर्मनी के रक्षा मंत्री ने IIT दिल्ली में इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में रक्षा स्टार्टअप से मुलाकात की। With IDEX framework, we are getting government funding,
and also a little bit of hand holding from incubators like IIT Delhi and IIT Hyderabad and such. With this framework we are able to build our products, and I myself I spent most of my academic career in the US, so I did my PhD and all. And with Atmanirbhar Bharat initiatives, there is a lot of growth in India. We got ideas from the IDEX, they got nurturing from the IDEX mentors also. And along with that, we got many competitions, challenges from the IDEX, which help us in scaling the technology also. And whatever new problems the society is facing, we are able to get this from the platform, and that's how we are able to solve or create a new solution for the society. साल 2015 के बाद किसी जर्मन रक्षा मंत्री की ये पहली भारत यात्रा है। इस विशेष यात्रा की अहमियत को देखते हुए बोरिस पिस्टोरियस को मोनेक्शा सेंटर में तीनों सेनाओं द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जर्मनी के रक्षा मंत्री भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर हैं। बुधवार को वे मुंबई जाएंगे। वहां पश्चिमी नौसेना कमान के मुख्यालय और मझगांव डॉकशिप बिल्डर्स का दौरा करेंगे। भारत और जर्मनी के बीच वर्ष 2000 से रणनीतिक साझेदारी चल रही है, जिसे 2011 से शासनाध्यक्षों के स्तर पर अंतर सरकारी परामर्शों के माध्यम से मजबूत किया जा रहा है। नंदिता डागर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। न्यूज नाइट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। आप पूरी तरह स्वस्थ रहना चाहती हैं या कुछ कम? पूरी तरह। तो खरीदते समय पूरी बात देखिए ना, +F का निशान। +F? रोज के खाने में कई पौष्टिक तत्वों की कमी रह ही जाती है, जिसका असर हमारे शरीर, दिमाग और उसकी वजह से पढ़ाई, रोजी रोटी, तरक्की हर चीज पे पड़ता है। आपकी भी। इतना खाता हूँ तब भी कमी? संपूर्ण पोषण की। इसलिए आटा, चावल, नमक, तेल और दूध खरीदते समय प्रोडक्ट पे +F के निशान पे नजर रखिए। इनमें विटामिन और आयरन जैसे तत्व नियमित और बारीक मात्रा में डाले जाते हैं, इसलिए देखने, पकाने के तरीके और स्वाद में कोई फर्क ही नहीं। कोई फर्क ही नहीं है तो डालते ही क्यों है? सिर्फ एक चीज पे बहुत फर्क पड़ता है, सेहत पे। बेटर न्यूट्रिशन फॉर अ बेटर लाइफ। स्टार्ट यूजिंग प्रोडक्ट्स विद +F लोगो फ्रॉम टुडे। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। और स्वागत है आपका एक बार फिर से न्यूज नाइट में। खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं। कश्मीर 15 कॉर्प्स के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने कहा है कि घाटी की स्थिति अभी अच्छी है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष घुसपैठ की घटना नहीं हुई है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि साल के बाकी दिनों में भी ऐसा ही हो। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला ने कहा कि अब हम अमरनाथ यात्रा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। Yeah, general situation in the valley is pretty good, both along the line of control as well as in the hinterland. The infiltration per se hasn't happened this year, and we'll ensure that it doesn't happen for the rest of the year as well. When we look at hinterland, of course the parameters have dropped because the type of efforts that have been put into place, even the terrorist numbers have come down. The recruitment per se, that has also reduced. Tourism is in full swing. We just finished with the successful completion of the G20 event, and we are now preparing ourselves for the Amarnath Yatra. और केंद्र की मोदी सरकार ने 9 वर्ष पूरे कर लिए हैं और इस दौरान कितना बदला है देश और क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये सरकार के मंत्री जनता को बता रहे हैं। मोदी सरकार के 2 मंत्रियों ने आज अपने अपने विभागों की उपलब्धियां प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता से साझा की। इनमें सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय शामिल है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने सत्ता में 9 साल पूरे कर लिए हैं।
सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और जनता को सरकार के कामों की जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपने मंत्रालय से जुड़ी तमाम उपलब्धियों की जानकारी साझा की। रूपाला ने कहा कि 2014 में सत्ता के केंद्र में स्थापित हुई मोदी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। आम जनता को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े निवेश समेत कई निर्णयों ने मोदी सरकार की स्वीकार्यता को बढ़ाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत सरकार का पैसा ग्राम पंचायतों तक सीधे पहुंच रहा है। ग्राम पंचायत को भारत सरकार के साथ सीधा जोड़ने का, उसको आर्थिक मदद करने का और वो भी ट्रांसपेरेंट तरीके से करने का। आज हर ग्राम पंचायत को नियमित रूप से भारत सरकार से निश्चित की हुई राशि बिना किसी झंझट से मिल रही है। पशु टीकाकरण के बारे में पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि इसके लिए 13,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन मोदी सरकार ने किया। उन्होंने कहा कि 11 करोड़ किसान के खाते में 2.5 लाख करोड़ रुपए सीधे भेजे गए हैं। वैक्सीनेशन सारे देश के पशुओं के लिए भारत सरकार के खर्चे से 13,000 करोड़ रुपए का प्रबंधन करके राज्य सरकारों के साथ मिलकर हमारे पशुधन में जो प्रमुख डिजीज है, मुंह पका, खुर पका, पीपीआर, इन सबको मिटाने के लिए और देश के सारे पशुधनों के स्वास्थ्य को देखने का और उसी पर अमल करने का ये भी दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय मोदी जी के द्वारा लिया गया था। सरकार के 9 साल पूरे होने के मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने प्रेस वार्ता के जरिए अपना लेखा जोखा पेश किया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मंत्रालय की उपलब्धियों को पेश करते हुए बताया कि मंत्रालय सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से लाभ वंचित वर्गों, अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्ग, ट्रांसजेंडर के अलावा दिव्यांगजन और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से सरकार के द्वारा जो काम किए गए वो काम अपने आप में काफी अभूतपूर्व हैं। एक और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, वहीं मातृत्व वंदना योजना के साथ ही साथ जो मैटरनिटी लीव जो थी वो 12 सप्ताह की छुट्टी दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। सुरक्षित मातृत्व प्रसव अभियान, इन सारे अभियानों से और हमारी मातृशक्ति के मन में एक विश्वास का भाव जागृत हुआ। हमारे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों ने, हमारे किसान भाइयों ने कभी सोचा नहीं था कि हमारे किसानों भाइयों को और असंगठित क्षेत्र के हमारे श्रमिकों को, उनको भी पेंशन योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों की मदद के लिए सरकार सीनियर सिटीजन होम चलाने के लिए अनुदान देती है। सरकार की कोशिश है कि हर जिले में एक सीनियर सिटीजन होम हो। गौरतलब है कि 9 साल पूरे होने के मौके पर तमाम केंद्रीय मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो बीजेपी भी मेगा जनसंपर्क अभियान चला रही है। शैलेंद्र मिश्रा और धीरज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और कर्नाटक में कांग्रेस की सिद्धारमैया सरकार के पशुपालन मंत्री के वेंकटेश की ओर से गोवध को लेकर दिए गए विवादित बयान पर सियासी पारा चढ़ गया है। बयान के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ता गायों को लेकर सड़कों पर उतरे और टी वेंकटेश के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दरअसल कर्नाटक के पशुपालन मंत्री टी वेंकटेश ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि अगर भैंस और बैल काटे जा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं। हालांकि सोमवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने मंत्री के बयान का बचाव करते हुए कहा था कि पिछली बीजेपी सरकार की ओर से लाए गए गोवध को रोकने से संबंधित योजना में स्पष्टता का अभाव था और इस पर अगली कैबिनेट बैठक में चर्चा होगी। बता दें कि गोवध पर रोकथाम के लिए कर्नाटक में पिछली बीजेपी सरकार ने कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल एक्ट पारित किया था। और G20 देशों की अध्यक्षता इस समय भारत के पास है और इससे जुड़े संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए देश के तमाम हिस्सों में बैठकों का दौर जारी है। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यदल की तीसरी बैठक की शुरुआत हुई।
तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक तीसरे दिन भी जारी रही। इसके साथ ही आज से नई दिल्ली में 3 दिवसीय चौथी विकास कार्य समूह की बैठक शुरू हुई। देखिए ये रिपोर्ट। G20 की अध्यक्षता में देश भर में कई समूहों की बैठकों का सिलसिला जारी है। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना कार्यदल तीसरी बैठक की शुरुआत हुई। 2 दिवसीय बैठक का संचालन फ्रांस और कोरिया गणराज्य के साथ वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से होगा। बैठक में G20 सदस्यों, आमंत्रित देशों और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। बैठक में वैश्विक वित्तीय सेफ्टी नेट को मजबूत करना, वैश्विक ऋण कमजोरियों को दूर करना, 21वीं सदी की साझा वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने के लिए बहुपक्षीय विकास बैंकों को मजबूत करना और IMF के सामान्य विशेष आहरण अधिकार आवंटन करना शामिल है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में G20 वर्किंग ग्रुप की बैठक तीसरे दिन भी जारी रही। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं हो, डिजिटल भेदभाव भी ना हो, तकनीक की पहुंच सभी तक हो, यही है G20 की अध्यक्षता कर रहे भारत का मकसद। सर्वे भवन्तु सुखिनः। हैदराबाद में हो रहे G20 हेल्थ वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के तीसरे दिन की शुरुआत प्राणायाम और मेडिटेशन के साथ हुई। सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने भारत बायोटेक प्लांट का दौरा किया। इसी प्लांट में कोविड-19 के खिलाफ स्वदेशी टीका कोवैक्सीन का निर्माण हुआ था। India is progressing in all directions, not only Telangana, even now Orissa we are building up. It is also building Gujarat, Maharashtra, Karnataka. Every state is exponentially growing. So what drives this country is entrepreneurship. The entrepreneurship is very driving this country's growth, and a good government policies is helping that, facilitating the process of growing that. But I want to tell one simple story. You look at mRNA vaccine, it is developed by 2 startups. So keep that in mind, 2 startups. Whether the German startup or US startup, modern. इसी कड़ी में आज से नई दिल्ली में 3 दिवसीय चौथी विकास कार्य समूह की बैठक शुरू हुई। बैठक 9 जून तक चलेगी। बैठक के दौरान प्रतिनिधि कार्य समूह की प्रमुख प्राथमिकताओं पर चर्चा करेंगे और आगामी मंत्रिस्तरीय बैठक की तैयारी करेंगे। इससे पहले गोवा में पिछले महीने 4 दिवसीय बैठक आयोजित की गई थी। गोवा से श्यामा मिश्र और हैदराबाद से नितेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो यानी एनसीबी ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी ने नशीली दवा लार्सेजिक एसिड डाइएथिमाइल यानी LSD के 15,000 ब्लॉट्स बरामद किए हैं। इस नशीली दवा की कीमत हजारों करोड़ रुपयों में है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एनसीबी के उप महानिदेशक ज्ञानेश्वर सिंह ने बताया कि यह नेटवर्क पोलैंड, नीदरलैंड, अमेरिका और भारत के कई राज्यों में फैला है, जो डार्क नेट के जरिए काम करता है और भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करता है। एनसीबी के मुताबिक ये एजेंसी अब तक की सबसे बड़ी LSD ब्लॉट की जब्ती है। ये कमर्शियल क्वांटिटी में LSD बेचने का एक बड़ा नेटवर्क था, जो कि पोलैंड, नीदरलैंड, US जैसे देशों से मंगाकर भारत में इसकी खेप को सप्लाई कर रहा था। ये लोग सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू अपने कस्टमर्स को कांटेक्ट करते थे और कुरियर के माध्यम से, डार्कनेट और UPI के माध्यम से पेमेंट करके उन तक माल पहुंचाते थे। मुझे हर्ष है कि एनसीबी ने अब तक का सबसे बड़ा सीजर करते हुए इन केसेस में 15,000 से ज़्यादा LSD ब्लॉट्स पकड़े हैं। ये एक सिंथेटिक ड्रग है जिसकी कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम होती है, लगभग 5-6 ब्लॉट्स। तो 15,000 ब्लॉट लगभग 2,500 गुना कमर्शियल क्वांटिटी पकड़ी गई है और भारत में यूथ के बीच ये धीरे धीरे पॉपुलर भी हो रहा है। ये एक चिंता का विषय है। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर एनसीबी की टीम को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि एनसीबी की टीम ने एक अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और LSD ड्रग के 15,000 ब्लॉट्स जब्त किए हैं। साइबर सतर्कता और मानव बुद्धि के बीच समन्वय ने इसे संभव बना दिया है, क्योंकि इन दवाओं का व्यापार करने के लिए डार्क नेट और क्रिप्टो करेंसी का उपयोग किया जाता था। गहन सतर्कता और बेहतर समन्वय के कारण पिछले कुछ वर्षों में भारत में नशीली दवाओं की जब्ती में तेजी से वृद्धि हुई है। और अब नजर डालते हैं
बिजनेस जगत की कुछ खबरों पर। रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में हुई शुरू। गुरुवार को की जाएगी द्विमासिक मौद्रिक नीति की घोषणा। खुदरा मुद्रास्फीति के 4.7% पर आने की पृष्ठभूमि में हो रही है मौद्रिक नीति समिति की ये बैठक। 18 महीने बाद मुद्रास्फीति आई है 5% से नीचे। आरबीआई से एनबीएफसी एए लाइसेंस मिलने के बाद फोन पे ग्रुप ने की अकाउंट एग्रीगेटर सुविधाओं की घोषणा। अपने पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक फोन पे टेक्नोलॉजी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के जरिए ये सुविधा शुरू कर रहा फोन पे ग्रुप। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को शेयर बाजार बढ़त के साथ हरे निशान पर बंद हुए। सेंसेक्स 5.41 अंक यानी 0.01% की मामूली बढ़त के साथ 62,792.88 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 5.15 अंक यानी 0.03% की बढ़त के साथ 18,599.00 अंक पर बंद हुआ। भारत की इंटरनेट अर्थव्यवस्था के 2030 तक 6 गुना वृद्धि के साथ 1 लाख करोड़ डॉलर का आंकड़ा छूने की संभावना। गूगल, टेमासेक और बेन एंड कंपनी ने संयुक्त रूप से जारी की इससे जुड़ी रिपोर्ट। माइक्रोसॉफ्ट को गोपनीयता का उल्लंघन करने के आरोप में देना होगा 2 करोड़ डॉलर का जुर्माना। एक्सबॉक्स गेमिंग सिस्टम में साइन अप करने वाले बच्चों की व्यक्तिगत जानकारी इकट्ठी करने पर यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन ने लगाया जुर्माना। और न्यूज नाइट में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बात करेंगे कि ध्वंस हुए पुल पर सीना जोरी की सियासत किस तरह से आगे बढ़ रही बिहार में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में देश को खुले में शौच से मुक्त बनाने के लिए 2014 में आरंभ किया गया स्वच्छ भारत मिशन न केवल एक जन आंदोलन बना, बल्कि इसे विश्व की बड़ी व्यवहार परिवर्तन योजना का गौरव भी मिला। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की अपार सफलता के बाद जरूरत थी इस परिवर्तन को स्थायी बनाने की, और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण यानी कि ODF+ की शुरुआत की गई। साथियों, खुले में शौच से मुक्ति के बाद अब दायित्व और बढ़ गया। देश को ODF के बाद ODF+ बनाने के लक्ष्य पर काम चल रहा। अब हमें कचरे से कंचन बनाने का काम को तेज करना है। पूरे देश में ODF+ या संपूर्ण स्वच्छता पर खास ध्यान दिया जा रहा है। स्वच्छता केंद्रित जागरूकता अभियानों के द्वारा जन जन तक स्वच्छता की सीख, पेंटिंग और फिल्म मेकिंग जैसे नए और रोचक तरीकों से पहुंचाई जा रही है। देश में स्वच्छता संवाद कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिनमें लोगों ने पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लिया और प्लास्टिक कचरे से देश को मुक्त कराने की शपथ ली। जैविक कचरे के निपटान और उससे अतिरिक्त आमदनी पाने के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिससे बड़ी संख्या में लोग गोबर धन योजना से जुड़ रहे हैं और गोबर से बायोगैस एवं जैविक खाद के उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। जैविक और रिसाइक्लेबल कचरे को अलग रखने और उसके उपचार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। ग्रे वाटर प्रबंधन के अंतर्गत लाखों की संख्या में सोख्ता गड्ढों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा पुराने एक गड्ढे वाले शौचालयों को रेट्रोफिट करके 2 सोख्ता गड्ढों वाले शौचालयों में बदला जा रहा है और मल प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश भर में लोगों का उत्साह और जन भागीदारी इस बात का प्रमाण है कि आत्मनिर्भरता का ये मॉडल लोगों तक पहुंच रहा है और हमारे गांव ODF से ODF+ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन देश को संपूर्ण स्वच्छ बनाने के इस अभियान को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अभी हमें लंबा रास्ता तय करना है, जिसके लिए सभी देशवासी पूरे जज्बे से कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं कोशिशों के कारण आज हमारा देश स्वच्छता से स्वावलंबन की ओर अग्रसर है। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है
और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और बिहार में गंगा नदी पर बन रहे पुल के गिरने पर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी इस मामले में नीतीश और तेजस्वी दोनों को घेर रही है। बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कहा कि 1700 करोड़ रुपए का पुल गिर गया। इतने में 2 संसद भवन बन सकते थे, जिन्हें नीतीश सरकार ने बर्बाद कर दिया। उधर राज्य सरकार ने कहा है कि दोषियों पर सरकार एक्शन लेगी और हर हाल में नए पुल का निर्माण होगा। बिहार के भागलपुर के सुल्तानगंज से लेकर खगड़िया के अगुवानी के बीच गंगा नदी पर 1710 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे निर्माणाधीन पुल के गिरने के मामले में बिहार की सियासत गरमाई हुई है। रविवार शाम को हुए हादसे के बाद से सियासी आरोप प्रत्यारोप तो जारी ही है। अब मामला अदालत तक भी पहुंच गया है। पुल गिरने के मामले में पटना हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका अधिवक्ता मणिभूषण प्रताप सेंगर ने दायर की है। इस अर्जी में कहा गया है कि जब पहली बार पुल गिरा था उस समय विभागीय जांच तक नहीं की गई थी। याचिका में किसी स्वतंत्र एजेंसी या न्यायिक जांच कराने की मांग न्यायालय से की गई है। जो 1710 करोड़ की लागत से बन रही थी उसी की जांच विभागीय जांच नहीं, बिहार सरकार के किसी अधिकारी या विंग से कराने को नहीं, एक स्वतंत्र इकाई जैसे कि न्यायिक जांच कराने के लिए मैंने आवेदन, ये जनहित याचिका दाखिल किया है। साथ ही साथ जो कंपनी इसका निर्माण कर रही थी, जो कि निर्माण में भी डिले की है और जिसके निर्माण में भी खामियां रही हैं, तभी ये दोबारा ध्वस्त हुआ है। बीजेपी इस मामले में नीतीश और तेजस्वी दोनों को घेर रही है। बीजेपी अगवानी सुल्तानगंज पुल गिरने के बाद बिहार में सभी निर्माणाधीन पुलों के ऑडिट की भी मांग कर रही है, तो साथ ही बिहार सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। पार्टी का कहना है कि 1700 करोड़ रुपए का पुल गिर गया। इतने में 2 संसद भवन बन सकते थे, जिन्हें नीतीश सरकार ने बर्बाद कर दिया। उन्हें करदाताओं के पैसे का सम्मान करना सीखना चाहिए। गंगा नदी पर 1700 करोड़ का ब्रिज गिर गया, पैसा पानी में बह गया। नीतीश कुमार जी, आप भी नई संसद के उद्घाटन में नहीं आए थे अपने मित्रों के साथ। नई संसद को बनाने में सिर्फ 800-850 करोड़ लगा है। तो नीतीश बाबू, जितना आपकी सरकार ने गंगा के पुल को डुबाकर पैसा बर्बाद कर दिया 1700 करोड़, उसमें 2 संसद भवन बन जाती। नीतीश कुमार जी कम्बल ओढ़ के घी पीने वाले हैं। है हिम्मत तो स्पीडी ट्रायल करा करके फांसी की सजा दे दें उस कॉन्ट्रैक्टर को और उस इंजीनियर को और ओवरसियर को, लेकिन नहीं देंगे। मुख्यमंत्री आवास तक जाता है घूस का पैसा। इन लोगों ने बिहार को लूटा है और लूट करके बिहार को बर्बाद कर दिया है। जब तक बिहार में है बर्डन है, बिहार को छोड़ दें तभी बिहार का कल्याण होने वाला है, नहीं तो ये लोग लुटेरा है, चाचा भतीजा दोनों। बीजेपी का कहना है कि एक तरफ तेजस्वी कहते हैं कि पुल गिराया गया है, वहीं दूसरी ओर नीतीश कुमार का कहना है कि इस मामले में जो दोषी होगा उसको सजा देंगे। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बयान में ये विरोधाभास क्यों है। किस तरह से जनता के टैक्स पेयर के पैसों की बर्बादी हुई है, ये देश ने देखा है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और उस पर से आप कह रहे हैं कि मैं कार्रवाई करूंगा। डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि तो हमने तोड़वाया है आईआईटी के कहने पर। सरकार उनके डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि हम लोगों ने तोड़वा दिया आईआईटी के कहने पर, अब ब्लेम हमको कर रहे हैं। उधर राज्य सरकार ने कहा है कि दोषियों पर सरकार एक्शन लेगी और हर हाल में नए पुल का निर्माण होगा। संवेदक पे भी जो है, जो कॉन्ट्रैक्टर जो है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। जो वहाँ इंजीनियर्स थे उनको भी हटा लिया गया है। बाकी एसीएस जो है वो इसकी जांच करा रहे हैं और भी जो दोषी होगा इस पे कार्रवाई की जाएगी।
मामले में बिहार सरकार ने पुल निर्माण कंपनी को काली सूची यानी ब्लैक लिस्ट में डालने की प्रक्रिया के तहत 15 दिन का नोटिस जारी किया है। हम लोग ने एहतियात के तौर पे जो पुल निर्माण निगम था उनको भी नोटिस दे दिया है और साथ में ही वहाँ पे मजिस्ट्रेट भी डिप्यूट कर दिया था ताकि उस पर्टिकुलर एरिया से कोई भी नाव संचालित ना हो या आसपास के लोग वहाँ ना जाएं। गौरतलब है कि अगवानी सुल्तानगंज महासेतु मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वर्ष 2014 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शिलान्यास किया था। इसके बाद 2016 में एसपी सिंगला ने गंगा ब्रिज का निर्माण शुरू किया। पुल निर्माण कार्य नवंबर 2019 में पूरा होना था, लेकिन डेडलाइन बढ़ाकर जुलाई 2021 कर दी गई। काम 2021 में भी पूरा नहीं हुआ और इसे 2023 के आखिर में पूरा होना था। लेकिन ताजा घटनाक्रम से अब जनता के 1700 करोड़ रुपए पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ताजा घटनाक्रम से जनता के 1700 करोड़ रुपए पर ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। और अब जिस तरह से ये सीना जोरी की सियासत हो रही है, क्योंकि किसी झूठ को बार बार अगर चिल्ला कर बोला जाए तो कई बार ये महसूस होता है कि वो सच हो गया है। और शायद यही करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम राजनीतिक दल। हम इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह मौजूद हैं। रामकृपाल जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अगर इस बात से इसकी शुरुआत करें कि एक तरफ उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस पुल को हमने ही तोड़वा दिया, दरअसल वो कहते हैं कि इस पुल को तोड़ दिया गया है और जानबूझकर तोड़ा गया है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कहते हैं कि जो इसमें शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाद में दोनों अपने बयान को पलट जाते हैं, दरअसल उस पर कहीं ना कहीं लीपापोती करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब बीजेपी हमलावर होती है तो वो भी आक्रामक तेवर अपनाते हैं। ये सीना जोरी की सियासत नहीं तो और क्या है? बिल्कुल निखिल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे बड़ी बात यह है कि 2014 में शुरू हुआ, 9 साल बीत गए। एक जो मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है उसकी ये हालत है कि वो दूसरी बार टूटा है। और जब उसके कंप्लीशन की डेट आ रही थी, ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है कि मुख्यमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, अगर उसको ढंग से फॉलो किया गया होता, कम से कम ड्रीम प्रोजेक्ट को तो जो सबसे आला कुर्सी पर बैठा हुआ है वो लगातार उसको फॉलो करता है, उसकी जांच। मुझे लगता है कि अगर ऐसा हुआ होता तो ये स्थिति नहीं होती। देखिए, मैं इसमें राजनीति पर नहीं जाता, लेकिन सोचिए हमारे जैसे विकासशील देश में, जो अभी हम एक विकसित देश बनने की डगर पे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो टाइम से पहले पूरी की जा रही हैं। उसी मुल्क में एक पुल 9 साल में बन नहीं पाया और जब उसके कंप्लीशन की डेट आई तो वो गिर गया नदी में। अब आप सोच सकते हैं कि ये सिर्फ पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन, इसमें जो भी एंगल आप देखें वो है। और उसके बाद बड़ा हास्यास्पद होता है कि पता नहीं, ये बयान मैंने सुना कि इसको तो बीजेपी ने गिरा दिया। जी, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या इस तरह की बातें एक भारतवर्ष में, जो 21वीं सदी में हम लोग जहां जा रहे हैं, वहां पे एक राज्य में जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए लोग इस तरह की बात करते हैं। मुझे तो बिल्कुल, मैं बताऊं कि अफसोस, एकदम ग्लानि हो रही है कि हम किस तरह से हैं। एक विकास देश में देखिए, जितनी भी चीजें हैं, चाहे मेट्रो का हो, चाहे हाईवेज का जाल हो, इतने करीब 70% से ऊपर प्रोजेक्ट जो है वो डेडलाइन से पहले कंप्लीट हो रहे हैं। और एक राज्य की ये हालत है। और जो मैं ये नहीं कहता हूं कि देखिए सब करना चाहिए, और आजकल कुल पॉलिटिकल ताना बाना में नीतीश कुमार जी इतने बिजी हैं कि वो राष्ट्रीय विकल्प वो तलाशने निकले हुए हैं और राज्य में ये सब कुछ हो रहा है। तो ये तो त्रासद है, दुखद है जी। इसमें मतलब ये अपने आप में जो कुछ घटना है खुद बता रही है कि किस तरह की पॉलिटिक्स, किस तरह की राजनीति हो रही है और ध्यान लोगों का कहाँ है, अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पे नहीं है। मुझे लगता है कि शायद नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी अब बदल गया है, ड्रीम प्रोजेक्ट हो गया है 2024 में विपक्षी एकता।
जी जी जी, जो ड्रीम है वो ड्रीम शायद उस प्रोजेक्ट तक सीमित नहीं रही, बल्कि पॉलिटिकल हो गया है काफ़ी कुछ। और बीजेपी लगातार इस पर हमलावर है, और जिसको कहना चाहिए हम उनके साथ तो नहीं खड़े होते, लेकिन जिस तरह के बयान बीजेपी ने दिए हैं कि पैसा मुख्यमंत्री के पास तक जाता है, इस तरह की बातें करना, जो सुशासन बाबू की एक छवि थी वो भी कहीं ना कहीं धूमिल हुई है। पैसा किसके पास जाता है ये तो नहीं पता है, लेकिन पैसा लिया जा रहा है, ये पुल गिरना इस बात का संकेत जरूर देता है। रामकृपाल जी, इस पर एक सवाल यह भी उठता है कि जो जब यह कहा जाता है कि एक नई संसद बनती है, 835 करोड़ रुपए उसके खर्च पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, तो ये जो दूसरे विपक्षी दल है रैशनल पॉलिटिक्स के तहत, उनको इस पुल पर भी सवाल उठाए जाने चाहिए, जो कि चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए निखिल जी, 28 तारीख और आज 6 जून में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जी, हफ्ता 10 दिन की बात हुई है। पूरे देश में हंगामा मचा दिया था, विपक्ष ने बहिष्कार किया, नीतीश जी ने कितने बयान दिए, करे क्या जरूरत थी इसकी, इतना पैसा बर्बाद करने की जी। ऐसा हंगामा हुआ जैसे कि ये संसद नहीं बन करके कोई वो किसी का निजी महल बन रहा हो, इस तरह की बातें कही गई। और आज जब फैक्ट्स एंड फिगर्स, ये जो घटना हुई है 1700 करोड़ रुपए, रविशंकर प्रसाद जी ने अभी कहा ना कि 2 संसद भवन बन जाते, ये घटना ही अपने आप में उन तमाम लोगों के जो नकली विरोध कर रहे थे, अंध विरोध कर रहे थे, उस पर उसका एक जवाब है, माकूल जवाब है। और जनता देख रही है कि अभी 1 हफ्ते पहले आप लोग पूरे देश में घूम घूम करके कि इतने पैसा जनता टैक्स पेयर की बर्बादी हो गई और फलाना हो गया, अब क्या बोलेंगे? कहीं से कोई बात आ रही है? कहीं से कोई बाकी विपक्षी पार्टियां और तमाम लोग हैं, इस पर कोई चुप्पी साधे हुए हैं जी। 1700 करोड़ 800 करोड़ रुपए जो था संसद बन रही थी, एक हमारे गुलामी के प्रतीक के जो था उससे अलग हट करके एक हम स्वाधीनता की नई इमारत, एक स्वाधीन भारत की नई संसद बन रही थी, उस पे इतना बवेला मचा। और आज 1700 करोड़ का बिल्कुल पानी में चला गया, गंगा जल में, सब लोग चुप हैं, खामोश हैं। तो ये इस देश की जनता देख रही है कि क्या हो रहा है जी। और जो लोग बड़े बड़े चीजों की बात करते थे, ये तो अपने आप में जाहिर सी बात है कि खुलेआम वो भ्रष्टाचार खड़ा होकर के आपका मुंह बिगाड़ रहा है, मुंह चिढ़ा रहा है, कह रहा है कि क्या कर लोगे हमारा। जी जी जी, निश्चित तौर पर यह भ्रष्टाचार जो है मुंह चिढ़ा रहा है, और इस पर जो सीना जोरी की सियासत है वो भी तकलीफ देने वाली है। आपने जिस तरह से कहा कि बयान इस तरह के आ रहे हैं कि हम पुल बनाते हैं, बीजेपी ने इस पुल को गिरा दिया, इस तरह के बयान जो है कहीं ना कहीं जनता को भी, जो आम लोग हैं जिनका ये पैसा लगा है, उनको भी सोचने पर मजबूर करते हैं और दुखी करते हैं कि और शायद यही सब वजह है कि जो आम लोग हैं वो इस पर अब जनहित याचिकाएं भी दाखिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए रामकृपाल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। बात डेवलपमेंट की हो या टेक्नोलॉजी की, आज का नया भारत हर क्षेत्र में हो रहा है एडवांस। न्यू जनरेशन न्यू आइडिया के साथ एक न्यू इंडिया का निर्माण कर रही है, और ये सब कुछ संभव हो पा रहा है देश के उन समस्त जिम्मेदार नागरिकों के द्वारा। समय पर अदा किए गए एडवांस टैक्स से आप भी समय पर एडवांस टैक्स अदा करके देश की तरक्की में भागीदार बनिए। एडवांस टैक्स जमा करने की आखिरी तारीख 15 जून 2023 है। किसी भी तरह की कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति और संस्थाएं जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 जून 2023 तक अपने एडवांस टैक्स की किश्त अदा करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। ब्रेक के बाद एक बार आप सभी का स्वागत है फिर से। और अब खबर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल से ओवल में शुरू होने वाले विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की।
विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें ओवल में लगातार प्रैक्टिस के दौर से गुजर रही हैं। इस मैच से पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा कि जो टीम प्रेशर को बेहतर तरीके से हैंडल कर लेगी उसका वर्चस्व ओवल में नजर आ सकता है। जब फाइनल पर आई, एक तरफ टेस्ट की नंबर 1 टीम भारत तो दूसरी तरफ नंबर 2 टीम ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमों के बीच खिताबी लड़ाई के केंद्र के रूप में होगा द ओवल का मैदान, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही जूझती नजर आई हैं। पहले टीम इंडिया की बात करें तो टीम का विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का सफर बेहद रोमांचक रहा है, जहां केवल कप्तान ही नहीं बदले बल्कि हालात भी बदलते रहे। बहरहाल अब टीम जिस कॉम्बिनेशन के साथ है उसी के साथ खिताबी लड़ाई को फतह करना चाहेगी। टीम के पास रोहित शर्मा जैसा बेहतरीन कप्तान है। हालांकि मौजूदा समय में वे टेस्ट में रन बनाने के लिए जूझ रहे हैं। शुभमन गिल भरोसेमंद दिखते हैं, लेकिन टेस्ट में इंग्लिश सरजमी पर उन्हें अभी खुद को साबित करना बाकी है। चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी में रन बरसाए हैं। ऐसे में ओवल में वे बड़ी उम्मीद के तौर पर सामने होंगे, जबकि विराट कोहली खुद को कंडीशंस के हिसाब से ढाल लेते हैं, जो विरोधियों के लिए बड़ी समस्या पैदा कर सकते हैं। ओवल्स की कंडीशंस को देखते हुए वैसे भी टीम इंडिया 3 पेसर्स और 2 स्पिनर्स के साथ मैदान पर उतर सकती है। दरअसल ओवल की पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के मुफीद रह सकती है। उधर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो पैट कमिंस की कप्तानी में टीम इतिहास रचने के लिए बेताब है। इस टीम के पास स्टीवन स्मिथ जैसा बेहतरीन बल्लेबाज है, तो वहीं कैमरन ग्रीन के रूप में शानदार ऑलराउंडर भी। वहीं उस्मान ख्वाजा और मार्नस लबुशानी टीम की ताकत में इजाफा करते हैं। और इस पूरी खबर पर यानी कि कल से शुरू होने वाले इस टेस्ट मैच पर बातचीत करने के लिए लंदन से हमारी संवाददाता सुचित्रा जुड़ रही है। सुचित्रा, इस मैच से के बारे में जो जोश जज्बा और भारतीय टीम की तैयारी है उसके बारे में तो आप बताइए ही, साथ ही साथ हम सभी के जहन में है कि भारत की कितनी उम्मीदें हैं, क्या जीत मिल सकती है और हम टेस्ट चैंपियनशिप में विजेता हो सकते हैं? जी बिल्कुल निखिल, भारतीय टीम पिछले कुछ समय से हम देखें तो क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट, चाहे T20 की बात हो, वनडे की बात हो, टेस्ट की बात हो, उसमें दुनिया की सबसे हम कह सकते हैं कि मजबूत टीम बनकर उभरी है। इस वक्त भी अगर टेस्ट क्रिकेट की रैंकिंग्स की हम बात करें तो उसमें भारत दुनिया में नंबर 1 टेस्ट टीम है। तो जाहिर तौर पर नंबर 1 टीम जब भी किसी प्रतियोगिता में किसी मैच में उतरेगी तो वो जीतने की दावेदार के रूप में ही उतरेगी। और इस मैच में अगर बात करें, भारत का सामना है ऑस्ट्रेलिया के साथ। पिछले कुछ समय में भारत और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बायलैटरल सीरीज की, द्विपक्षीय सीरीज की बात करें तो भारत ने डोमिनेट किया है। एक वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया और भारत की सीरीज में हमें ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिलता था, लेकिन अब ये न्यू इंडिया है, ये न्यू इंडियन टीम है। इसे पता है कि ऑस्ट्रेलिया को किस तरह से हराना है, इसके पास कई मैच विनर्स है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाकर हराया है, तो बिल्कुल भारतीय टीम के पास वो खिलाड़ी भी हैं, वो दमखम भी है, वो जोश भी है और वो आत्मविश्वास भी है, जिसके दम पर भारत ऑस्ट्रेलिया को हराकर ये ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जीत सकती है। जी सुचित्रा, निश्चित तौर पर हम सबकी उम्मीदें भारतीय टीम पर टिकी हुई है। जिस तरह से आपने कहा कि नंबर 1 भारतीय टीम पर इस वक्त नंबर 1 पर काबिज है और नंबर 1 बनी रहेगी, इस बात की हम सबको उम्मीद है। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए सुचित्रा। और अब न्यूज़ नाइट में बस इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर डालते हैं देश की कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। दिल्ली में आज केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और उर्वरक मंत्री मनसुख एस मांडविया के साथ हुई एक बैठक में देश भर में 2000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। इनमें से 1000 जन औषधि केंद्र इस साल अगस्त तक और 1000 दिसंबर तक खोले जाएंगे। इस महत्वपूर्ण निर्णय से पैक्स की आय बढ़ने और रोजगार के अवसर पैदा होने के साथ ही लोगों, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वालों को सस्ती कीमत पर दवाइयां भी उपलब्ध होंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने में महिलाओं और ग्रामीण परिवारों के योगदान के महत्व पर जोर दिया और कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्य भविष्य में देश को बदल देंगी। नई दिल्ली में 2 दिवसीय विकासशील भारत साझा समृद्धि के लिए ग्रामीण विकास की पुनर्कल्पना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिला सदस्यों की आय में 19% और बचत में 28% की वृद्धि देखी गई है।
थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बांग्लादेश के दौरे पर आज चट्टोग्राम में बांग्लादेश सैन्य अकादमी में 84वें लॉन्ग कोर्स के ऑफिसर कैडेट्स की पासिंग आउट परेड की समीक्षा की। परेड के दौरान थल सेना प्रमुख ने सर्वश्रेष्ठ विदेशी कैडेट को बांग्लादेश इंडिया फ्रेंडशिप ट्रॉफी प्रदान की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने कड़ी कार्रवाई करते हुए खालिस्तान गैंगस्टर लिंक मामले में छापेमारी की। प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन खालिस्तान टाइगर फोर्स के लिए पैसे जुटाने और सीमा पार से इसके लिए हथियार, गोला बारूद और विस्फोटक की तस्करी करने की आपराधिक साजिश के संबंध में आज पंजाब में 9 और हरियाणा में एक स्थान पर तलाशी ली। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू हवाई अड्डे पर माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के प्रसाद सह स्मारिका काउंटर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा, जो यात्री माता के भवन नहीं पहुंच पा रहे हैं और प्रसाद चाहते हैं, उनके लिए श्राइन बोर्ड ने एयरपोर्ट पर प्रसाद काउंटर खोला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली में एक कार्यक्रम में उत्तराखंड के पहले अशोक चक्र विजेता नायक भवानी दत्त जोशी की स्मृति में आयोजित शौर्य महोत्सव में हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने भवानी दत्त जोशी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। आंध्र प्रदेश में हुए एक सड़क हादसे